नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन पढ़ेंगे। ये बहुत बड़ा पाठ है बच्चों, तो एक वीडियो में तो समाप्त होगा नहीं, इसको हम 2 या 3 वीडियो में पूरा करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पाठ है। यहाँ से कक्षा 10वीं की फिजिक्स शुरू होती है, मतलब फिजिक्स पोर्शन का ये पहला पाठ है, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आइए पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश के गुण देखेंगे कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे किसी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब बिना माध्यम के ही प्रकाश यहाँ से वहाँ पहुँचता है, इसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। प्रकाश का तीसरा गुण है बच्चों, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। आपने ये अनुभव किया होगा कि यदि आप धूप में खड़े हो जाते हैं तो आपकी एक काली छाया बनती है और वो प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनती है। अगला गुण देखिए, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये हो गए प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण। अगला बहुत महत्वपूर्ण भाग है इस पाठ का, प्रकाश का परावर्तन। कि उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि का पालिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि चिकनी एवं चमकदार सतह पर आपतित होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन को हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये है समतल दर्पण। ये दर्पण पर आपतित होने वाली आपतित किरण दर्पण पर टकराकर वापस जाने वाली परावर्तित किरण। दर्पण के मध्य में एक अभिलंब होता है जो दर्पण से 90 अंश का कोण बनाता है। तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब। आप और एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब दोनों मिलकर एक कोण बना रहे हैं जिसे आपतन का कोण कहते हैं और इसे I से दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, परावर्तित किरण और अभिलंब दोनों मिलकर एक अन्य कोण बना रहे हैं जिसे परावर्तन का कोण कहते हैं, उसे हम R से दर्शाते हैं। अब हम आते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। अत्यंत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यह किसी न किसी रूप में हमसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। I = R। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। फिर आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ये अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु, ये तीनों भी एक ही तल पर स्थित होते हैं। फिर से एक बार देखेंगे नियम, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतन बिंदु पर तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है या कैसे बनता है। तो देखिए, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं। फिर से देखेंगे, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या ऐसी होती प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब के प्रकार देखेंगे बच्चों, ये वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। तो पहला देखेंगे हम वास्तविक प्रतिबिंब में पहला कि यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, और आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में दूसरा देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं
आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। अब समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? जो हमारे घरों में आईना होता है वो समतल दर्पण होता है। प्रतिबिंब कैसा बनाता है हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये भी एक वस्तु है, ये है समतल दर्पण। यहाँ से प्रकाश की किरण गई, वो पीछे की ओर जाती दिखाई दे रही हमको, एक ऐसे गई और ये टकराकर वापस लौट गई। प्रतिबिंब देखिए A डैश B डैश। हम ध्यान देंगे कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी है ये भी उतनी दूरी पर प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। जितनी बड़ी है, आकार दोनों का एक सा है, दूरी एक सी है। यदि हम वस्तु को पास में लाएंगे तो प्रतिबिंब पास में आएगा, यदि हम और पास में आएंगे तो प्रतिबिंब भी पास में आ जाएगा। प्रतिबिंब आभासी होता है और सीधा होता है। हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता। हमेशा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है वस्तु को दर्पण से दूरी होती है। पहले बताया मैंने आपको, जितने दूर हम खड़े रहेंगे दर्पण के सामने उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट है, प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तित होता है। ये कुछ नया आपके लिए है बच्चों, पार्श्व परिवर्तन। ये क्या है देखेंगे हम कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। यदि आप आईने के सामने खड़े हैं और ध्यान से देखें, अपने दाहिने हाथ में कुछ पहन लीजिए आप, तो आप जब आईने में देखेंगे तो आपका जो दायां भाग है वो बायां दिखाई देगा उसमें, और जो बायां भाग है वो दायां दिखाई देगा। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। तो गोल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। जिसका पृष्ठ अंदर की ओर होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए बच्चों, ये दिख रहा है, इसमें बाहर की ओर पालिश कर दी गई है और अंदर की ओर यह वक्र है, यह कहलाता है अवतल दर्पण। और दूसरा देखेंगे कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें देखिए आप, ये बाहर की ओर वक्रित है। इसे और अच्छे से समझने के लिए अपने घर में एक चम्मच या कटोरी लेंगे। जो कटोरी या चम्मच का बाहर उभरा हुआ भाग है वो उत्तल दर्पण है, और जो अंदर का धंसा हुआ भाग है चम्मच का वह है अवतल दर्पण। बच्चों, इसमें आप अपना चेहरा देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। दोनों तरफ आपको अलग अलग, कहीं छोटा कहीं बहुत बड़ा आपका फेस दिखाई देगा। अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इस चित्र को ध्यान से देखेंगे बच्चों। ये है दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, सी है वक्रता केंद्र, पी है दर्पण का ध्रुव, आर है वक्रता त्रिज्या और एफ है फोकस दूरी। अब इनकी हम बारी बारी से परिभाषाएं देखेंगे। तो पहले देखिए ध्रुव पी। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, ये देखिए दर्पण है, इसका केंद्र क्या है P। तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के मध्य में स्थित होता है। इसे हम P से निरूपित करते हैं। अगला देखिए, द्वारक कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे MN से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आकर मिलती हैं, टकराती हैं दर्पण पे, और आकर जहां पर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अब हम देखेंगे बच्चों फोकस दूरी। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के मध्य की दूरी, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब दो चीज़ें और बच गई थी बच्चों जो हम नहीं बता पाए हैं। इसमें देखिए कि सी क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है कि दर्पण
को जिस गोले से काटकर बना ये दर्पण को इस गोले से काटकर बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या ही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये सी, पी और सी की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता केंद्र, तो किसी जिस गोले को काटकर दर्पण को बनाया गया है उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। अब एक और परिभाषा बच गई, मुख्य अक्ष की दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। हमने दो चीज़ सीखी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। तो बच्चों इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है, इसे हम जरूर याद कर लेंगे। देखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। इसे हम r बराबर 2f द्वारा व्यक्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि जो वक्रता त्रिज्या r है वो फोकस दूरी से दोगुनी होती है या फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या के। अब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आया है। देखिए, अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। यदि ये 4 नियम हम याद कर लेते हैं अभी, तो आगे जो हमें पाठ पढ़ना है, प्रतिबिंब बनाना है अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रख के, तो हमें बहुत आसानी होगी और हम तत्काल सारे प्रतिबिंब के बना लेंगे स्थितियों में। तो पहला देखिए, पहला नियम क्या बोलता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, दर्पण ये है मुख्य अक्ष, उसके समानांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती। देखिए, यह है दर्पण, यह है मुख्य अक्ष, ए आई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरी। ए आई समानांतर आई, परावर्तन हुआ और वो कहाँ से गुजरी? फोकस से होकर। ये निश्चित है, ये बदलेगा नहीं, ये नियम ही है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण फोकस से होकर ही गुजरेगी। दूसरा नियम देखेंगे, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये देखिए, ये अवतल दर्पण, अब किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर। ये देखिए, किरण कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर। वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। फोकस से आती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। दूसरा नियम है जो पहले नियम के थोड़ा सा विपरीत दिखाई हमको देता है। तीसरा नियम देखिए बच्चों कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, मैंने बताया था आपको सी क्या है? वक्रता केंद्र। तो जो भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। हम निशान देखेंगे तीर का, यहाँ पर देखिए, ये जाने का और ये वापस लौटने का, ये वापस लौटने का। तो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। लास्ट नियम है अगला, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर, ये P क्या है? ध्रुव है। जानते हैं हम कि यहाँ पर जो तिर्यक रेखा आ रही है, आपतित किरण कैसी आ रही है? तिर्यक रेखा आ रही है, वो परावर्तन के पश्चात तिर्यक ही चली जाती है। मतलब आपतित और परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। परावर्तन का पहला नियम है, हमने देखा था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो बच्चों, यदि ये 4 नियम आप याद कर लेते हैं तो प्रतिबिंब बनाने में आपको बहुत आसानी होगी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कुछ भी परेशानी होगी तो मुझे फ़ोन करके पूछेंगे। धन्यवाद।